गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। इससे पिछले क्लास में हम लोग बिहेवियर ऑफ प्योर रजिस्टर का देखे थे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक अनदर एलिमेंट का बिहेवियर। वो एलिमेंट हमारा क्या है? इंडक्टर। यानी आज हम बिहेवियर ऑफ इंडक्टर के बारे में जानेंगे। तो जैसे यहाँ पर हेडिंग लिखे हैं, बिहेवियर ऑफ ए प्योर इंडक्टर इन एन एसी सर्किट। यदि मान लो हमारा एसी जो वोल्टेज प्योर इंडक्टर में हम अप्लाई करेंगे तो उस केस में आपका इसका इम्पीडेंस का वैल्यू क्या होगा, पावर फैक्टर क्या होगा, इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम करंट क्या होगा, इम्पीडेंस का वैल्यू क्या होगा, ये सारे जो फैक्टर हम लोग इसमें डिटरमाइन करेंगे। तो सबसे पहले एनालिसिस करने के लिए हम एक कंसीडर किए कि एक प्योर इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस का वैल्यू L हेनरी है और ये एक एसी वोल्टेज सोर्स VT से कनेक्टेड है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर कंसीडर ए प्योर इंडक्टर हैविंग इंडक्टेंस L हेनरी which is connected by an AC voltage source VT equal to Vm sin omega t as shown in figure। ये फिगर। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग करंट का एक्सप्रेशन निकालेंगे। करंट का एक्सप्रेशन the value of alternating current IT is given by या आप लिख सकते हो द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट IT इज कैलकुलेटेड एज। इसके लिए तो IT का वैल्यू कैसे? अब देखो यहाँ पर कोई हमारा एलिमेंट है, इंडक्टर है हमारा, उसमें वोल्टेज कितना अप्लाई किए? VT हमारा। ठीक है, तो यही ना वोल्टेज इसके क्रॉस अपेयर होगा हमारा। तो उस समय इंडक्टर के क्रॉस करंट जो होगा हमारा IT का वैल्यू जो होगा वो कितना 1/L इंटीग्रेशन VT dt। क्यों? क्योंकि आप पढ़े हो, ब्रैकेट में आपको लिख देते हैं VL इक्वल टू L DIT/dt। आप पढ़े हो। तो यहाँ से करंट का वैल्यू निकालेंगे तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे हम लोग। ये अब यहाँ से इसकी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट 1/L इंटीग्रेशन VT का वैल्यू कितना है? Vm साइन ओमेगा टी हमारा। Vm कितना? साइन ओमेगा टी हमारा। अब थोड़ा देखो, ये चूंकि हमको क्या है, ओमेगा टी है हमारा, तो इसको डिफ्रेंशिएट, इसको इंटीग्रेट करोगे तो किसके रिस्पेक्ट में करोगे हमारा? मतलब डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा हमारा। तो डी ओमेगा टी हमारा ये कितना हो जाएगा बोलिए? ये Vm बाई कितना L इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी हमारा। अब इसको इंटीग्रेशन यदि हम कर दें तो ये कितना हो जाएगा बोलिए? Vm बाई L। ठीक है, साइन का इंटीग्रेशन कितना? माइनस कॉस ओमेगा टी अब बाई कितना? ओमेगा हमारा। यानी ये वैल्यू हो जाएगा आपका कितना? माइनस Vm बाई ओमेगा इंटू L कॉस ओमेगा टी हमारा इतना।
क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, Vm बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू का जो वैल्यू होगा वो माइनस कॉस ओमेगा टी के बराबर होगा। आई टी का वैल्यू इतना हमारा वी एम बाई कितना ओमेगा इंटू वी एम बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टू माइनस पाई बाई टू हमारा, ठीक है। हम इस फैक्टर को, इस पूरे वाले टर्म को हम इसको आई एम से रिप्लेस कर दिए, इस पूरे फैक्टर को वी एम बाई ओमेगा एल को साइन ओमेगा टी माइनस कितना पाई बाई टू हमारा, यानी करंट का एक्सप्रेशन कितना आ गया, आई टी इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। वेयर आई एम, दिस इज योर मैक्सिमम करेंट, जिसका वैल्यू कितना है हमारा वी एम बाई कितना ओमेगा एल हमारा, वी एम बाई कितना ओमेगा एल हमारा, दैट इज आई एम इज इक्वल टू वी एम बाई हम एक्सेल, इस टर्म को नीचे वाला ओमेगा एल को रिप्लेस कर दिए एक्सेल से हमारा, ठीक है। यानी दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम करंट हमारा, वेयर एक्सेल इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सेल को क्या बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसका वैल्यू कितना है हमारा ओमेगा इंटू एल के बराबर है, और ओमेगा एल को आप ओमेगा को लिख सकते हो 2 पाई एफ इंटू एल, दैट मीन्स एक्सेल का फॉर्मूला कितना हो गया 2 पाई एफ इंटू एल बोलो या ओमेगा एल बोलो हमारा, एक्सेल इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू कितना 2 पाई एफ एल बोलो या ओमेगा एल, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में आपका क्या होगा, एक इंडक्टर दिया रहेगा जिसका इंडक्टेंस का वैल्यू दे देगा, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दे देगा और कहेगा कि इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस डिटरमाइन करें। तो किसी भी इंडक्टिव जो कॉइल का हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो वैल्यू होगा वो कितना, एक्सेल का वैल्यू कितना 2 पाई एफ एल। ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब हमको फ्रीक्वेंसी का वैल्यू नोन हो। यदि मान लो फ्रीक्वेंसी आपका रेडियन पर सेकेंड में दिया हो तो उस केस में हम लोग ये फार्मूला एक्सेल निकालने के लिए इसको यूज करेंगे ओमेगा इंटू एल, ये दोनों फार्मूला है या एक्सेल ओमेगा इंटू एल भी आप लिख सकते हो। ये कब किस फार्मूला का हम यूज करेंगे, जब हमको मान लो ओमेगा का वैल्यू दिया हो तो हम उस केस में इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालने के लिए इस फार्मूला का यूज करेंगे, और फ्रीक्वेंसी दिया हो तो इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालने के लिए इस फार्मूला को यूज करेंगे हमारा। और मैक्सिमम करंट होगा तो इन केस ऑफ प्योर हमारा इंडक्टिव सर्किट में मैक्सिमम करंट का वैल्यू आई एम इक्वल टू वी एम बाई कितना एक्सेल, वी एम बाई कितना एक्सेल, और इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू कितना आई टी इक्वल टू कितना आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू हमारा ये, ठीक है। तो यहाँ से हमने अभी जो करंट में क्या कौन कौन से करंट निकाल लिए, इंस्टेंटेनियस करंट निकाल लिए, मैक्सिमम करंट निकाल लिए। अब यहाँ से हम आरएमएस करंट निकालते हैं, ठीक है।
यहाँ से आरएमएस करेंट, आरएमएस करेंट आरएमएस करंट कैसे निकालेंगे? तो सिंस मैक्सिमम वोल्टेज हमारा, चाहे मैक्सिमम करंट का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, सिंस आई एम इक्वल टू कितना, वी एम बाई एक्सएल हमारा। इसको हम लोग क्या करें, इसमें √2 से डिवाइड कर दें, इधर भी √2 से डिवाइड कर दें, तो दोनों साइड हम √2 से डिवाइड कर दिए, √2, इसको भी हम लोग √2 से डिवाइड किए और इनटू कितना, एक्सएल, और आई एम बाई √2 दैट इज आरएमएस करेंट, तो ये आई हो गया, और वी एम बाई √2 क्या हो गया, वी आर एम एस हो गया, वी बाई कितना, एक्सएल, यानी आरएमएस करंट का वैल्यू कितना आया, आरएमएस वोल्टेज बाई कितना, इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सएल हमारा हो गया। मैक्सिमम करंट का रिलेशन, ये क्या हो गया, आरएमएस करंट का रिलेशन हमारा निकाल लिए। और यहाँ से थोड़ा देखो तो यदि हम यहाँ से आरएमएस वोल्टेज फाइंड करें तो V का वैल्यू I इंटू कितना, एक्सएल, और V इक्वल टू I इंटू कितना, एक्सएल, यानी आरएमएस वोल्टेज का वैल्यू कितना हो गया हमारा, आरएमएस करंट मल्टीप्लाई बाई कितना, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और यहाँ से यदि मैक्सिमम वोल्टेज का वैल्यू निकालें तो मैक्सिमम करंट वोल्टेज बाई कितना, इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा ये। तो आरएमएस करंट निकाल लिए हम लोग, मैक्सिमम करंट भी निकाल लिए, इंस्टेंटेनियस करंट भी निकाल लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ से वोल्टेज का इक्वेशन आपको पता है, करंट का इक्वेशन का भी हमको पता है। अब यहाँ से हम वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे, नोट डाउन करेंगे। अब हम लोग वेवफॉर्म ड्रॉ करना चाहते हैं वोल्टेज का और करंट का। तो वेवफॉर्म ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले वोल्टेज और करंट का आप एक्सप्रेशन लिख लो। तो सिंस Vt इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, It इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, वेयर Im हमारा क्या था, मैक्सिमम करंट था, जिसका वैल्यू Vm बाई क्या था हमारा, एक्सएल था हमारा। ठीक है, Vt पता है, It पता है। अब इसके हेल्प से हम क्या वेवफॉर्म ड्रॉ कर ले। इन केस ऑफ प्योर इंडक्टर the waveform of Vt voltage, waveform of Vt and It can be drawn as, ये हमारा इसका वेवफॉर्म हम ड्रॉ करें तो देखिए, एक साइकिल का ही ड्रॉ कर रहे हैं, एक कंप्लीट साइकिल का। थीटा ओमेगा टी हमारा, सबसे पहले हम वोल्टेज का, तो वोल्टेज का क्या है, Vt इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। तो वोल्टेज का हो गया हमारा ये, इसी एक्सिस पर हम दोनों ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब Vt भी है इसी एक्सिस पर और It का भी ड्रॉ इसी एक्सिस पर कर रहे हैं।
ठीक है, ये वोल्टेज का हो गया। अब करेंट का थोड़ा देखिए तो क्या करेंट आई टी इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, क्या ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ये डिस्प्लेस कर रहा कहाँ से, पाई बाई टू से स्टार्ट होगा। तो ये हमारा जीरो एंगल, ये हमारा कितना पाई एंगल, और ये कितना 2 पाई। तो इसका हाफ जो होगा वो कितना हो जाएगा, पाई बाई टू। ये आपका कितना हो जाएगा हमारा 3 पाई बाई टू। ये एंगल करेंट का थोड़ा देखिए, तो करेंट का जो वैल्यू है हमारा आई टी इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो आई एम का जो पिक जो होगा हमारा, उसका वैल्यू क्या वी एम बाई एक्सएल है, यानी इसका जो वोल्टेज का जितना पिक है उससे कम ही होगा हमारा, क्योंकि इसको वी एम को डिवाइड कर रहे हैं। तो इससे थोड़ा नीचे हम लोग ड्रॉ करें करेंट को। तो करेंट वाला कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, यहाँ से पाई बाई टू से स्टार्ट होगा हमारा। ये हमारा क्या हो गया करेंट का वेवफॉर्म हमारा। अब थोड़ा देखो यहाँ पर वोल्टेज का मैक्सिमम और करेंट का मैक्सिमम, या वोल्टेज का मिनिमम और करेंट का मिनिमम, क्या दोनों सेम टाइम में रीच कर रहा है, दोनों अलग अलग टाइम में रीच कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ वोल्टेज और करेंट जो होगा वो आउट ऑफ फेज होगा। क्या होगा हमारा, आउट ऑफ फेज होगा। ये इसका पिक वैल्यू हमारा वोल्टेज का, और ये आपका क्या हो गया हमारा करंट का पिक, ये हमारा। In case of pure inductor, the waveform of VT and IT can be drawn as, ऐसे हमारा होगा। ये वेवफॉर्म हो गया हमारा। अब इस वेवफॉर्म से ये क्लियर है कि वोल्टेज और करंट जो है हमारा क्या है, आउट ऑफ फेज है। तो यहाँ पर फ्रॉम वेवफॉर्म of VT and IT, we say that current, इस वेवफॉर्म से हम कह सकते हैं कि देखो तो पहले हमारा क्या आया है, कौन सा वोल्टेज का वेवफॉर्म, और बाद में क्या है करंट का वेवफॉर्म है। तो जो बाद में होगा वो पहले के रिस्पेक्ट में वो क्या होगा हमारा लैगिंग होगा। तो यहाँ पर करंट जो हमारा है वो वोल्टेज से क्या होगा, लैग करेगा। तो फ्रॉम वेवफॉर्म ऑफ VT एंड IT वी से दैट करंट IT lags behind the voltage VT by an angle 90 डिग्री। कितना डिग्री से,
90 डिग्री से हमारा, 90 डिग्री से हमारा। या आप कह सकते हो कि वोल्टेज जो हमारा होगा वो करंट से हमारा क्या होगा, वोल्टेज को यदि करंट के रिस्पेक्ट में करोगे तो वोल्टेज हमारा लीडिंग होगा हमारा ये, और यहीं से हम लोग वेवफॉर्म से ये रिजल्ट ले लिए। अब यहाँ से हम फेज एंगल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट में इधर फेज एंगल का हेडिंग दे देना, फेज एंगल बेसिकली क्या था हमारा, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल था। तो इन केस ऑफ प्योर इंडक्टर the phase angle between voltage and current is 90 degree, that is फाई इक्वल टू कितना, 90 डिग्री हमारा फेज एंगल का हो गया हमारा। पावर फैक्टर इसके बाद पावर फैक्टर बेसिकली क्या था हमारा, कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करेंट। तो कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट यहाँ पर क्या है हमारा, तो पावर फैक्टर दैट मीन्स cos फाई इक्वल टू cos 90 इक्वल टू कितना, 0। इट मीन्स in case of pure capacitor, the value of power factor is 0। पावर फैक्टर का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। जबकि प्योर रेजिस्टेंस के केस में हमारा पावर जो फैक्टर का वैल्यू क्या था, यूनिटी था। और प्योर इंडक्टर के केस में पावर फैक्टर का वैल्यू कितना हमारा होगा, वो 0 होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ करें। तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा उसमें क्या बताए थे कि आपका ये वेक्टर जो नोटेशन है हमारा, वेक्टर नोटेशन वोल्टेज और करंट का। तो यहाँ पर देख रहे हो कि करंट जो है हमारा है वो वोल्टेज से आपका क्या हो रहा है, लैग हो रहा है ना। या आप कह सकते हैं कि वोल्टेज जो हमारा करंट से क्या हो रहा है, लीड हो रहा है। तो जब भी हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो किसी एक को हम रेफरेंस लेते हैं, उसके रिस्पेक्ट में दूसरे को दिखाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे इसका। तो सबसे पहले इतना आप नोट डाउन कर लें। चलिए अब हम लोग इन केस ऑफ प्योर जो है इंडक्टर के केस में फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो फेजर डायग्राम हम बताए थे कि इट इज ए वेक्टर लोकेशन इन विच आरएमएस वोल्टेज एंड आरएमएस करंट के लोकेशन को हम इंडिकेट करते हैं। तो आरएमएस करंट और आरएमएस वोल्टेज का लोकेशन वही होगा हमारा जो वेव फॉर्म में वोल्टेज और करंट का लोकेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ वेव फॉर्म से थोड़ा देखिए समझाने के लिए ये वेव फॉर्म हम रखे हुए हैं आपके पास। तो वोल्टेज और करंट का जो वेव फॉर्म आपका ड्रॉ है, तो अब इस वेव फॉर्म से हम कह सकते हैं कि करंट जो है इस वोल्टेज से क्या हो रहा है, लैग कर रहा है। कितने एंगल से, आपको π/2 डिग्री से लैग कर रहा है। ठीक है, यानी यदि हम करंट के दिखाएं तो करंट को किसके रिस्पेक्ट में हम मेजर कर रहे हैं, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में।
तो करंट हमारा क्या हो रहा है, लैग कर रहा है कितना, π/2 डिग्री से। तो जब भी हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो किसी एक को रेफरेंस हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर देखो हम वोल्टेज को क्या ले लिए हैं, रेफरेंस ले लिए हैं। तो करंट हमारा यहाँ से कितना π/2 डिग्री से क्या हो रहा है, हमारा क्या लैग कर रहा है हमारा। और यदि इस करंट को आप रेफरेंस लेके काउंट करते हो तो वोल्टेज हमारा इससे क्या होगा, लीड करेगा। ठीक है, तो लैग कराने के लिए आपको क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करो तो लैगिंग नेचर बताएगा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करोगे तो क्या होगा हमारा, उस समय वो लीडिंग नेचर का बताएगा। तो यहाँ पर देखो हम दोनों डायरेक्शन दे दिए हैं, तो दोनों डायरेक्शन देने से यहाँ पर आपका क्लियर हो गया कि यदि आप इस डायरेक्शन में मेजर करोगे तो ये एरो कहाँ का, करंट पर है हमारा। तो हम कह सकते हैं कि ये करंट जो है इस वोल्टेज से क्या है, लैग कर रहा है। ठीक है, ये एरो जिधर होगा उस क्वांटिटी को इसके रिस्पेक्ट में मेजर करोगे इस डायरेक्शन में तो लैगिंग बताएगा। और यदि इस एरो को हम कर रहे हैं तो ये एरो कहाँ पॉइंट कर रहा है, वोल्टेज को किसके रिस्पेक्ट में, करंट के रिस्पेक्ट में। यदि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो ये जो हमारा होगा इसके रिस्पेक्ट में लीडिंग होगा हमारा। तो यहाँ पर हम दोनों दिखा दिए, तो यहाँ से अब क्लियर हो गया कि करंट हमारा वोल्टेज से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। और यदि पूछा जाए तो वोल्टेज कह सकते हो कि करंट से हमारा क्या हो रहा है, लीड कर रहा है। तो ये चीज हमेशा रिमेंबर रखना कि इन केस ऑफ इंडक्टिव यदि कोई एलिमेंट होगा हमारा, हम प्योर की बात छोड़ दो, यदि कोई इंडक्टिव एलिमेंट है हमारा तो हमेशा करंट जो होगा और लैगिंग नेचर का होगा। ठीक है, लेकिन प्योर यदि हमारा इंडक्टिव एलिमेंट है, कोई प्योर इंडक्टर का एलिमेंट है हमारा, उसमें कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं मिला हो, तो उस केस में हमारा करंट जो होगा वो 90 डिग्री से क्या करेगा, लैग करेगा। तो ये फेजर डायग्राम ये बना दिए हमारा। इसके बाद हम लोग इम्पीडेंस की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इम्पीडेंस बेसिकली क्या था हमारा, रेशियो ऑफ आरएमएस वोल्टेज टू द आरएमएस करंट था हमारा। तो आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट ये दोनों का जो रेशियो को वैल्यू मिलेगा उसी को हम लोग इम्पीडेंस बोले थे, यानी हमको V/I निकालना है। तो याद करो इन केस ऑफ प्योर इंडक्टर आरएमएस वोल्टेज का वैल्यू V=I/XL आया था हमारा। यहां से V/I का वैल्यू लिखे तो कितना होगा, XL, और इस XL को हम लोग बोले थे इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको मेजर करेंगे हम लोग ओम में। क्यों ओम हो रहा है यहां से ही पता चले। और यही V/I का जो रेशियो हुआ वो Z के बराबर, और Z का वैल्यू कितने के बराबर, XL। इसका मतलब हमारा XL का जो हमारा यूनिट जो होगा वो Z के यूनिट के बराबर होगा, और Z का यूनिट इंपीडेंस हमेशा जो होगा वो ओम में मेजर करेंगे। यानी हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस का भी यूनिट जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा ओम होगा। ठीक है, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट क्या होगा, ओम होगा। अब एक चीज यहां से इंपॉर्टेंट है, उसको हम नोट में करके आप करेंगे। सिंस XL का वैल्यू कितना, ω/L, और ओमेगा का वैल्यू 2πf के बराबर होता है। इन केस ऑफ DC के केस में हमारा f का वैल्यू कितना, फ्रीक्वेंसी 0। ठीक है, तो इस केस में हमारा XL का जो वैल्यू जो हो जाएगा वो कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि यदि इन केस ऑफ DC सर्किट इंडक्टर जो होगा वो बिहेव करेगा एज ए शॉर्ट सर्किट की, उस केस में नेट रिएक्टेंस का वैल्यू कितना, 0। नेट रिएक्टेंस हमारा 0 होगा किसी एलिमेंट का हमारा, तो इसका मतलब है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। इट मीन्स इन DC सर्किट इंडक्टर बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है कि इन केस ऑफ DC हमारा इंडक्टर कैसा बिहेव करेगा। तो इंडक्टर आपका कैसा बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। हमने यहाँ से फेजर डायग्राम भी बता दिया, इम्पीडेंस की भी वैल्यू कैलकुलेट करके बता दिए। जबकि प्योर रजिस्टर के केस में आपका इम्पीडेंस का वैल्यू Z का वैल्यू R के ही बराबर था, और इस केस में प्योर इंडक्टर के केस में Z का वैल्यू हमारा क्या है, XL के बराबर है। जबकि प्योर रजिस्टर के केस में
जेड का वैल्यू आर के बराबर था हमारा, ठीक है। इस केस में कितना, एक्सएल के बराबर है। अब यहाँ से हम लोग फिर इंस्टेंटेनियस पावर का एक्सप्रेशन निकालेंगे, फिर एवरेज पावर निकालेंगे, नोट डाउन करेंगे। चलिए अब हम लोग पावर का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। पावर, कौन सा, इंस्टेंटेनियस पावर पीटी, इसकी वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं। पावर, द वैल्यू ऑफ instantaneous power is calculated as PT equal to VT into IT। VT का वैल्यू कितना, VM साइन ओमेगा टी। IT का एक्सप्रेशन आया था IT इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। VM IM साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस कितना, पाई बाई 2। इसको VM IM बाई 2 इंटू 2 टाइम्स साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा 2 माइनस पाई बाई 2। कोई दिक्कत, ये कितना, VM इंटू IM बाई 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी हमारा होता है। कॉस ए माइनस बी माइनस कितना, कॉस ए प्लस बी। कॉस ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये हमारा ये ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल, कॉस पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 कहने का मतलब कितना हमारा हो जाएगा 90। कॉस 90 का वैल्यू 0, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका हमारा VM IM बाई 2। और ये देखिए ये तो वैल्यू हमारा 0 हो गया, ये कैंसिल। इसको आप लिख सकते हो कॉस 2 ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है। क्या कॉस 2 ओमेगा 2 माइनस पाई बाई 2 को आप लिख सकते हो साइन 2 ओमेगा टी माइनस साइन, और माइनस माइनस कितना प्लस हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू हो जाएगा हमारा कितना, VM IM बाई 2 हमारा, और इसको हम लिख दें साइन 2 ओमेगा टी इतना। या इसी को आप लिख सकते हो VM IM बाई 2 साइन 2 थीटा, जहाँ थीटा का वैल्यू कितना, ओमेगा टी। थीटा इक्वल टू कितना, ओमेगा टी हमारा।
ठीक है। और इसको हम PT को लिख सकते हैं इतना भी Vm/√2 गुणे Im/√2 sin 2 थीटा। ये तो यहाँ से PT का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, VI sin 2 थीटा। VI कितना, sin 2 थीटा। This is the required expression of instantaneous power in case of pure inductor हमारा। अब यहां से हम एवरेज पावर निकालें। Now the value of average power is calculated as हम एवरेज पावर का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। ये तो एवरेज पावर P एवरेज इक्वल टू कितना, 1/2 पाई 0 से 2 पाई PT d थीटा हमारा। 1/2 पाई 0 से 2 पाई और PT का वैल्यू कितना आ गया है, VI sin 2 थीटा d थीटा। इसकी वैल्यू हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो VI/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई sin 2 थीटा d थीटा। ये कितना हो जाएगा बोलिए, VI/4 पाई और साइन का माइनस कितना, cos 2 थीटा/2, 2 बाहर कर लिए तो 4 हो गया हमारा। ये 0 से 2 पाई माइनस बाहर कर लें, माइनस VI/4 पाई, ये कितना cos, लिमिट पुट कर रहे हैं तो थीटा का जगह 2 पाई तो ये 4 पाई हो जाएगा। अब माइनस कितना cos 0, थोड़ा देखो तो ये वैल्यू कितना, माइनस VI कितना 4 पाई और ये 0 माइनस 0 यानी ओवरऑल कितना 0, यानी P एवरेज का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 0। या कहो इन केस ऑफ प्योर हमारा इंडक्टर के केस में एक्टिव पावर या एवरेज पावर का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, ठीक है। इट मीन्स in case of pure inductor the value of average power या इसी को बोलो और एक्टिव पावर इज 0, ठीक है। एक्टिव पावर का वैल्यू कितना है 0। इसको आप जस्टिफाई ऐसे भी कर सकते हो। हमने बताया था कि एक्टिव पावर का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है आपका VI cos phi, ठीक है। और इस केस में हमारा प्योर इंडक्टर के केस में cos phi का जो वैल्यू हो जाएगा हमारा कितना 0, यानी नेट हमारा क्या हो जाएगा इतना। इसको चेक ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग
तो ये हो गया हमारा क्या, आपका इंडक्टर के केस में हमारा कितना एक्टिव पावर का वैल्यू होगा, 0। ठीक है, ये अब यहाँ से अब जब कोई भी एलिमेंट है हमारा, क्योंकि ये जब इंडक्टिव हमारा एलिमेंट है और ये इंडक्टर है तो इसका इम्पीडेंस है हमारा, तो इस एलिमेंट में पावर तो हमारा लॉस तो होगा ही। तो हमेशा याद रखना कि इंडक्टिव एलिमेंट जो होगा उसमें जो पावर जो लॉस होगा हमारा, उस पावर लॉस को हम लोग रिएक्टिव पावर कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टिव पावर। मतलब जो हमारा रिएक्टिव एलिमेंट में हमारा जो पावर हमारा कंज्यूम होगा, उस पावर को हम लोग बोलेंगे रिएक्टिव पावर। ठीक है, और रिएक्टिव जो पावर को मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। आप लोग इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ रहे होंगे, तो रिएक्टिव जो पावर को मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया गया है। आप जो वाट मीटर हो, वाट मीटर से जो मेजर करते हो वो एक्टिव पावर को मेजर करते हैं, रिएक्टिव पावर को मेजर नहीं करते हैं। और ये जो पावर हमारा जो है वो लॉस के रूप में होता है, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। रिएक्टिव पावर को मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है हमारा। इज इट क्लियर हमारा? तो रिएक्टिव पावर को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। आप यहां से भी आप देख सकते हो एक्टिव जो पावर का वैल्यू 0 आ रहा है, तो एक्टिव पावर का स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको बताए थे VI cos phi, और प्योर इंडक्टर के केस में फाई का वैल्यू कितना है हमारा, 90 डिग्री। तो cos 90 0, यानी नेट हमारा क्या होगा, 0। इसीलिए हमेशा जो है एक्टिव पावर को हम स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला से डिनोट करते हैं, P = VI cos phi से। तो यहाँ पर हम लोग एवरेज पावर भी निकाल लिए, मतलब एक्टिव पावर का वैल्यू निकाल लिए हम लोग कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग वेवफॉर्म इसका ड्रॉ करेंगे पावर का, और यहाँ से फिर हम रिएक्टिव पावर निकालेंगे, नोट डाउन करेंगे। नाउ वेवफॉर्म ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर PT can be drawn as PT इक्वल टू कितना, VT × IT, और VT का वैल्यू कितना था हमारा, Vm sin ωt, और IT का था हमारा कितना, Im sin ωt माइनस कितना था, π/2 हमारा, यही था। चलो, क्या देख रहे हो कि इंस्टेंटेनियस पावर कैसे, वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस और करंट का इंस्टेंटेनियस, ठीक है, क्यों हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस का पावर मिलेगा। तो इसको ड्रॉ करने के लिए ये थीटा एंगल है हमारा, एक कंप्लीट साइकिल हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये VT का ग्राफ बना, IT जो है हमारा वो π/2 से है, तो ये 0 एंगल, ये पाई, ये 2π, तो यहाँ पर एंगल π/2, ये एंगल 3π/2, ये एंगल हमारा। करंट के वेवफॉर्म को हम ब्लैक से दिखा रहे हैं, तो ऑब्वियस है करंट का वेवफॉर्म Im जो है वो Vm/XL था, तो Vm का वैल्यू इसका हमेशा जो पिक जो होगा करंट का वो कम होगा हमारा।
ये हमारा करंट का हो गया हमारा। चलो अब थोड़ा देखो, ये जो ग्राफ हमारा है ये किसका है, ये वाला ग्राफ आपका वोल्टेज का, और ये ग्राफ आपका करंट का हमारा, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, 0 से π/2 के बीच में हमारा कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, लेकिन 0 से π/2 के बीच में वोल्टेज हमारा अकर्स कर रहा है ना। इसका मतलब कि 0 से π/2 के बीच में कोई हमारा पावर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पावर को वोल्टेज और करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस डायरेक्शन में जो करंट हमारा 0 है और इस डायरेक्शन में वोल्टेज है हमारा, तो 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। अब π/2 से हम पाई के बीच में यदि देखें इसमें, तो थोड़ा देखो, तो π/2 से पाई के बीच में वोल्टेज भी एग्जिस्ट कर रहा है जो कि पॉजिटिव है, और करंट भी जो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है जो कि पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा हमारा। और इसका पिक जो है, जब दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑब्वियस है कि इसका वैल्यू ज्यादा होगा हमारा। तो यहां पर इस वैल्यू को हम लोग ये अगेन पाई से लेके 3π/2 के बीच में देख लें तो हमारा इस बीच में वोल्टेज हमारा जो है वो क्या है, हमारा निगेटिव, और करंट जो है पॉजिटिव। तो पावर जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा निगेटिव, यानी पावर इतना। दोनों आप शेप सेम बनाना, ठीक है। ये हमारा अब 3π/2 से लेके हम 2π के बीच में मेजर करें तो यहां देखिए क्या है हमारा, इस केस में हमारा दोनों हमारा वोल्टेज और करंट दोनों निगेटिव है, तो पावर जो होगा वो पॉजिटिव होगा, इसलिए किधर बनेगा, अपवर्ड साइड में हमारा बनेगा। ऐसे यही आपका जो होगा वो किसका होगा, पावर का वेवफॉर्म होगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, जो पावर का वेवफॉर्म है हमारा वो क्या है, सोर्स से लोड, और लोड से फिर वापस कहां गया, सोर्स में चल गया। कहने का मतलब कि इतने ड्यूरेशन में आपका जो है इंडक्टर हमारा क्या होगा, वो चार्ज होगा। तो उस समय आपका जब चार्ज होगा तो एनर्जी को स्टोर कर रखेगा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब इस साइकिल में होगा, सेकेंड जो क्वार्टर साइकिल में बात कर लें, तो उस समय हमारा क्या होगा, वो इंडक्टर जो है हमारा, जो आपका एनर्जी स्टोर करके रखा था, वो फिर क्या होगा, वो एनर्जी रिलीज करेगा। तो ऐसे फिर देख रहे हो कि नेट हमारा क्या हो रहा है, एरिया यदि दोनों है तो कैंसिल हो जा रहा है, यानी इस केस में हमारा एक्टिव जो पावर और एवरेज पावर का वैल्यू क्या होगा, हमारा 0 होगा, ठीक है। लेकिन जब कोई एलिमेंट है हमारा तो उस एलिमेंट में तो पावर कंज्यूम होगा ही हमारा, ठीक है। तो रिएक्टिव एलिमेंट में जो पावर कंज्यूम होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिव पावर, उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टिव पावर हमारा। ये आपका पावर का ग्राफ बना दिए ये, तो यहां से हम रिएक्टिव पावर का रिएक्टिव पावर इसका डिफिनीशन है हमारा, द पावर which is consumed in reactive element
reactive element is known as reactive power. It is denoted by Q and measured in भार और के भार, मतलब ये मेजर किया जाता है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव या किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। भार का फुल फॉर्म हो गया वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। The power which is consumed in reactive element is known as reactive power. It is denoted by Q and measured in भार और के भार। Mathematically, it can be expressed as Q equal to VI sin phi। क्या होगा? VI sin phi। ये तो इन केस ऑफ प्योर इंडक्टर, फाई का वैल्यू कितना? 90 डिग्री। इसलिए Q का वैल्यू V इंटू कितना? I हमारा हो जाएगा, यानी वोल्टेज इंटू करेंट। तो कोई भी पावर मेजर करो, चाहे एक्टिव पावर या रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला में कोई भी देखो चेंज नहीं है। एक्टिव पावर भी क्या था? V इंटू आई था हमारा। रिएक्टिव पावर के लिए भी V इंटू कितना? I है। और यदि हम एलिमेंट की टर्म में बात कर लें तो इसको आप लिख सकते हो V को क्या था हमारा? I इंटू कितना? XL I इंटू कितना? I। दैट मीन्स Q इक्वल टू कितना? I स्क्वायर XL, यानी Q का वैल्यू कितना हो गया? I स्क्वायर XL। ये हमारा I, इसका यूनिट क्या होगा हमारा? भार और के भार होगा। तो कोई भी पावर मेजर करो, पावर का फॉर्मूला निकालने के लिए वोल्टेज इंटू करंट ही करना है, ठीक है। और क्योंकि हमारे पास ये दो एलिमेंट जो है इंडक्टर और कैपेसिटर, ये आपका कैसा है? हमारा रिएक्टिव जो एलिमेंट है हमारा, तो उस एलिमेंट में जो पावर हमारा लॉस होगा हमारा, या जो पावर कंज्यूम होगा, उसको हम लोग बोलेंगे रिएक्टिव पावर। और रिएक्टिव पावर का स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला होता है वो VI sin phi। कितना? VI sin phi हमारा ये, ठीक है। और ऐसे भी देख सकते हो हमारा ये वेवफॉर्म ऑफ पावर का, तो पावर का वेवफॉर्म में थोड़ा देखो, इसमें पावर जो है हमारा सोर्स से लोड, फिर लोड से सोर्स, मतलब इसमें एक्सचेंजिंग हो रहा है। और जिसमें एक्सचेंजिंग पावर का नेचर होगा उसमें हमेशा जो होगा उस एक्टिव पावर का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो उस केस में हमारा जो एलिमेंट में जो पावर जो लॉस होगा उसको हम लोग बोलेंगे रिएक्टिव पावर। क्या बोल देंगे? रिएक्टिव पावर। और रिएक्टिव पावर को कैलकुलेट कैसे करेंगे? बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला VI sin phi। और ये एलिमेंट के टर्म में, मान लो हमको एलिमेंट का वैल्यू दे दिया हमारा, ठीक है, दिया हुआ है सपोज कर लो, तो उस केस में हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग निकाल लेंगे ये। तो ये टोटल आपका क्या हो गया? इसका एनालिसिस किसका हो गया? हम लोग कर लिए इंडक्टर का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बिहेवियर ऑफ ए प्योर कैपेसिटर देखेंगे और फिर तीनों को कंपेरिजन करके एक टेबल बना देंगे और उस पर बेस्ड हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।